गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रूपांतरण। आज एक बार हम वाक्य रूपांतरण का विषय दोहराएंगे और दोहराई के बाद इस पर बेस्ड एक क्लास टेस्ट लिया जाएगा और कुल आपको उसके लिए 10 मिनट्स दिए जाएंगे। राइट, सो बी रेडी फॉर द रिवीजन एंड फॉर द टेस्ट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य जिसे कहा जाता है, जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य, नंबर 2, और तीसरा है संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। राइट, तो अब इनके बारे में हम PT1 में भी पहले दोहराई कर चुके हैं और एक बार आप पेपर भी दे चुके हो। आई होप कि सबको ही क्लियर है ये। जस्ट अ मोमेंट। और आज हम इनके बारे में विस्तार से फिर एक बार बात करेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में साधारण वाक्य या मिश्र की जगह जटिल वाक्य या संयुक्त की जगह यौगिक वाक्य आ जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपकी बुक में भी दिया गया है, राम बाजार जा रहा है। उसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। दोनों वाक्यों में ही राम पुस्तक करता है, जा रहा है, और पढ़ रहा है क्रिया है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण ये दोनों वाक्य सरल वाक्य कहला रहे हैं। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे कि राहुल पढ़ा, पढ़ा जो है वो क्रिया है, राहुल पढ़ रहा है क्रिया का विस्तार है, और पड़ोस में रहने वाला राहुल पढ़ रहा है कर्ता और क्रिया का विस्तार है। राहुल ने पुस्तक पढ़ी, राहुल करता है, क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ने का कर्म किया है, और पढ़ी जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया का बोध करवा रहा है ये वाक्य। राहुल ने मित्र को पुस्तक दी, कर्ता किसको दी? मित्र को देने का कर्म किया, और कर्म और क्रिया का बोध करवा रहा है। उसके बाद जो 6 सेंटेंस है, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, यहाँ कर्ता। उसके बाद कर्म का विस्तार है, उसके बाद कर्म का विस्तार है फिर से, और क्रिया दी गई है। तो ये इस तरह के वाक्य जिसमें कि एक कर्ता और क्रिया हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य की श्रेणी में गिनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नंबर 2 पर आते हैं जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य। जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं? हमेशा इनकी पहचान रखनी है कि एक जो है वो प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आधारित होंगे। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। और जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, आश्रित होता है उस पर डिपेंडेंट, उस पर आधारित, उस पर निर्भर उपवाक्य जुड़े हों, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा? गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। यहाँ पर ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। अब उपवाक्य, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये काफी विस्तार से आपकी बुक में दिया गया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में होता है, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि ये किस प्रकार है। जैसे कि राजू ने कहा
कि वह कल मुंबई जा रहा है। इस वाक्य में वह कल मुंबई जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है, और ये पूरक का भी, प्रधान उपवाक्य के पूरक का भी काम संज्ञा के रूप में करते हैं। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की योजकों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि वही व्यक्ति जो है वो संज्ञा है, उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। परिश्रमी जो है वो विशेषता का कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य में जो परिश्रमी होता है, वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य का काम कर रहा है। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम, जो और उसके विभिन्न रूप जैसे कि जिसके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन, जिसके लिए आदि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तथा संबंधवाचक क्रिया विशेषण जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जहां, वहां, जितना, उतना, जैसे, वैसे, अब, तब, चूंकि, क्योंकि। तो ये जो है वो प्रधान उपवाक्य के, इनके द्वारा प्रधान उपवाक्य से ये जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर वह क्रिया विशेषण बनकर काम करता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं घर पर नहीं था। इस वाक्य में मैं घर पर नहीं था मुख्य उपवाक्य है, जब तुम मेरे घर आए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और इसके आगे जो है वो 5 भेद दिए गए हैं। जैसे कि आपने 7th क्लास में क्रिया विशेषण का टॉपिक किया था, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद बताए गए। क्रिया विशेषण में 4 भेद होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद, एक अन्य भेद भी इसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत काल सूचक, स्थान सूचक, रीति सूचक, परिमाण वाचक उपवाक्य और परिमाण तथा हेतु सूचक उपवाक्य आते हैं। अगर काल सूचक उपवाक्य के अंतर्गत देखें तो कुछ उदाहरण देकर हमें समझाया गया है कि जब मैं घर पहुंचा, समय की बोध करा रहा है, तब वर्षा हो रही थी। यूं ही मैं स्कूल से बाहर आया, खेल आरंभ हो गया। तो ये हमें समय के बारे में सूचना दे रहा है। स्थान सूचक के बारे में उदाहरण दिए गए हैं, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया। उसके बाद रीति यानी कि ढंग यानी कि मेथड। आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। तो इस तरह रीतिवाचक उपवाक्य का उदाहरण दिया गया है। परिमाणवाचक उपवाक्य, उसने जितना परिश्रम किया, परिमाण मीन्स नाप तोल, उसने जितना परिश्रम किया उतना ही परिणाम मिला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। उसके बाद है हेतु सूचक उपवाक्य या परिणाम सूचक उपवाक्य। यदि वर्षा होती तो उपज बढ़ जाती। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके। वह इसलिए आएगा ताकि आपसे बात कर सके। और अब इसके नेक्स्ट है नंबर 3 पर संयुक्त वाक्य, यौगिक वाक्य। संयुक्त वाक्य के बारे में विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है कि दो समान स्तर के कहने का भाव कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उपवाक्य बहुत छोटा हो और दूसरा वाक्य जो है बहुत 3-4 वाक्यों को सम्मिलित करके एक लंबा सेंटेंस हो, ऐसा नहीं होगा। दो समान स्तर के, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, वो वाक्य जो उपवाक्य जो है वो संयोजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं। और संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसका भाव ये है कि दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, और एक दूसरे पर कभी भी ये आश्रित नहीं रहते। कहाँ पर आश्रित रहते हैं? मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य की ये कंडीशन है कि वे उपवाक्य
जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य की पहचान यही है कि दोनों स्वतंत्र होंगे और समान स्तर होंगे और ये जो है समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े हुए होंगे। अब वो संयोजक के रूप में भी हो सकते हैं, विभाजक के रूप में भी हो सकते हैं, विरोधाभासी विरोध दर्शक भी हो सकते हैं और परिणाम बोधक भी हो सकते हैं। संयोजक संबंधी, जैसे कि दो सेंटेंस जो दिए गए, दो वाक्य या उपवाक्य आपको जो दिए गए हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, तथा। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं, ये दोनों वाक्यों में विभाजक का काम करके उनको परस्पर जोड़कर संयुक्त वाक्य बना रहा है। और या, लेकिन, इसलिए, ये समुच्चय बोधक अवयव को जोड़कर हम दो उपवाक्यों को जोड़कर उनके बीच इसका प्रयोग करके हम एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं। यहाँ पर लेकिन जो है वो विरोध दर्शक है, विरोधाभास जो है वो उसका बोध करवा रहा है। लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। व्यस्त का मतलब होता है बिजी हूं। उसके बाद घ भाग में देखिए, उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। और यहाँ परिणाम बोधक है कि उसने मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। कभी भी मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में आपने कंफ्यूज नहीं होना। संयुक्त वाक्य में आप क्या करते हो, और, या, लेकिन, इसलिए देखा और तुरंत ही आप आंसर अपना दे देते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपने हमेशा इस बात की भी परख करनी है, इस बात को भी वैल्यूएट करना है कि दोनों जो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य जो जुड़े हैं संयोजकों के द्वारा वो हमेशा समान स्तर के और अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो। तो अब इसके बाद आपका टेस्ट होगा। Arvind sir, you are requested to share the test after 1-2 minutes when I will ask you about Okay, that. ma'am.